एक बार जोरदार तालियों से स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का नाटक प्राण जाए पर वचन न जाए। यज्ञवे वाजने लग्नः संस्कारो नान्यथा भवेत् कथा चलेन बालानां नीतिस्तद्धे कथ्यते। जिस प्रकार मिट्टी के कच्चे पात्र में किया हुआ चित्र आदि संस्कार उसके पकाए जाने पर कभी मिट नहीं सकता, उसी प्रकार मैं कोमल बुद्धि वाले बालकों को अनेक कथाओं के बहाने से नीति वचन बताता हूँ। काव्यशास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमतां व्यसनेन च मूर्खाणां निद्रया कलहेन। अर्थात बुद्धिमान लोग शास्त्रों का अध्ययन व विनोद करने में अपना समय व्यतीत करते हैं, जबकि मूर्ख लोग निद्रा, कलह और बुरी आदतों में अपना समय बिताते हैं। हीयते हीमनिष्ठातः हीनेह स समागमात् समयश्च समयामेति विशिष्ट विशेषणाम्। अर्थात हे पुत्र, नीच व्यक्तियों की संगति करने से हमारी बुद्धि क्षीण यानी कमजोर होती है। अपनी बराबरी के लोगों की संगति करने से, मित्रता करने से हमारी बुद्धि उनके ही समान हो जाती है एवं विशिष्ट लोगों की संगति और मित्रता से हमारी बुद्धि विशिष्टता, कलात्मकता और रचनात्मकता आदि गुणों को प्राप्त होती है। मम्मी, मेरी मैथ्स की किताब कहाँ है? अरे ये रखी तो है तुम्हारे कमरे में। लो बेटा, अच्छे से पेपर करके आना। मम्मी, पेपर के बाद सब बच्चे गोवा जा रहे हैं इस महीने। पिछली बार भी सब घूमने गए थे तो पापा ने पैसे नहीं दिए, पर इस बार तो मैं जाऊंगा ही। ना बाबा, पापा से मैं बात नहीं करूँगी, तुम ही मांग लेना, मैं पीछे से बोल दूँगी। ठीक है, पापा से शाम को बात करूँगा। मम्मी, मैंने भी दूध पी लिया है, मैं भी भैया के साथ जाऊं? हाँ बेटा, ज़रूर चले जाओ। मम्मी, मुझे भी इस महीने पापा से नई फ्रॉक चाहिए। इस महीने मेरी बेस्ट फ्रेंड का जन्मदिन है, उसकी पार्टी में जाना पड़ेगा। वहाँ सब अच्छी अच्छी ड्रेस पहनकर आएंगे, मुझे भी नई ड्रेस पहनकर जाना है। हाँ मेरी बिटिया, इस महीने ज़रूर तुम्हारे लिए फ्रॉक लेंगे। ये अभी स्कूल चलें या फिर यहीं खड़े खड़े गप्पे मारती रहेगी? लेट हो जाएंगे तो दोनों को डांट पड़ेगी। मम्मी, भैया और दीदी चले गए क्या? जी नवाब साहब, सब चले गए। अब आँख खुली है तुम्हारी। मम्मी, आज नाश्ते में क्या है? दूध का गिलास और बिस्किट। क्या मम्मी रोज वही पिलाती हो? लड्डू को देखो, उसकी माँ उसको रोज दूध के साथ कॉर्नफ्लेक्स देती है। हाँ भाई, अब नवाब साहब दूध बिस्किट नहीं खा सकते। पापा से बोलना पड़ेगा कि नौकरी बदलकर किसी बड़े सेठ के यहाँ नौकरी कर ले, ताकि हमारे नवाब साहब रोज कॉर्नफ्लेक्स खा सकें। मम्मी, मैं बता देता हूँ, इस बार पापा कुछ भी बोले, पर जो साइकिल इस महीने चाहिए ही चाहिए। अच्छा जी, बस साइकिल ही चाहिए? मुझे लगा नवाब साहब कार के नीचे मानेंगे ही नहीं। मम्मी, आप हर बार मेरी बात को ऐसे ही मजाक में उड़ा देती हो, पर इस बार मैं नहीं मानूंगा। इस बार साइकिल चाहिए तो चाहिए। साइकिल मांगना अपने पापा से। अभी जरा नहा लो नवाब साहब, चलो नहाने चलो। मैं नहीं नहाऊंगा, कल ही तो नहाया था। नहाएगा कैसे नहीं? तू नहाएगा, तेरे पापा भी नहाएंगे। तो उनको ही नहला दो ना, मैं नहीं नहाने वाला। ठहरिए, अभी बताती हूँ। अरे वाह, आज तो मेरा तुम्हारी भी आया है, आज तो बड़ा मजा आने वाला है। लड्डू, अरे ओ लड्डू। अरे बाप रे मम्मी, क्या कर रहा है मेरा बेटा? अरे मम्मी, पढ़ाई कर रहा था। पिछली बार एग्जाम में कम नंबर आए थे ना, इस बार और मेहनत करूंगा तो और अच्छे नंबर आएंगे।
अरे मेरा बेटा कितनी मेहनत करता है, थक गया होगा ना, ये दूध पी लो। अरे इसे दूध ही पिलाती रहोगी या कभी पढ़ने को भी बोलोगी? पढ़ ही तो रहे मेरा बच्चा, आप हमेशा मेरे लड्डू के पीछे पड़े रहते हो। अरे ये बच्चा नहीं, अच्छों का चच्चा है। ये देखो ये क्या कर रहा है, तुम्हारा बच्चा गेम खेल रहा है मोबाइल पर। अरे तो थक गया होगा ना, थोड़ी देर गेम खेल लिया तो क्या हो गया। आप तो बस जब देखो मेरे लड्डू के बारे में ही बोलते रहते हो। तुम तो रहने ही दो। क्या पढ़ रहा था बे नालायक? पर्यायवाची याद कर रहा था पापा। अच्छा जरा नदी के पर्यायवाची सुना तो। मम्मी अचानक से मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मैं अभी आया, आप पापा को संभालो, मैं अभी आकर नदी के साथ समुद्र की भी पर्यायवाची सुना दूंगा। देखा तुम्हारे लाड प्यार ने इसे बहुत बिगाड़ दिया है, एक दिन बहुत पछताओगी। हमेशा मुझ में और मेरे बच्चे में ही बुराई ढूंढते रहते हैं। हाँ मैं ही गलत हूँ, मेरा बच्चा भी गलत है, अब खुश। अच्छा छोड़ो ये सब, ऑफिस से आया हूँ, थोड़ा पानी तो पिला दो। रखा है किचन में, खुद ले लीजिए। हमारे हाथ का तो पानी भी खराब लगेगा आपको। अरे सुनो तो। अजी सुनती हो, कहाँ हो? आज ये बच्चे इतने अच्छे क्यों लग रहे हैं? अरे आप ही पूछ लीजिए, ये मक्खन बाजी क्यों हो रही है? हाँ जी साहब, क्या बात है, आज इतनी मक्खनबाजी कैसे हो रही है? पापा पिछली बार भी सब बच्चे स्कूल की ट्रिप पे गए थे, इस बार भी जा रहे हैं गोवा। मुझे सिर्फ 5,000 रुपये चाहिए। अच्छा जी। पापा मुझे भी दोस्त के जन्मदिन में जाना है, तो एक अच्छी सी फ्रॉक खरीदनी है। और मुझे भी नई साइकिल चाहिए। मामा जी ने लड्डू भैया को नई साइकिल दिलवाई है, मेरी पुरानी साइकिल टूट चुकी है, मुझे भी वैसी साइकिल चाहिए। अरे बाप रे, पर बच्चों इतना सारा सामान एक महीने में कैसे आएगा? रवि तुम तो बड़े हो बेटा, जानते हो मेरी सैलरी इतनी नहीं है कि सबकी डिमांड पूरी हो सके। ऊपर से महंगाई कितनी बढ़ती जा रही है, घर चलाना भी मुश्किल हुआ जा रहा है। पापा महंगाई केवल आपके लिए नहीं बढ़ रही है, सबके लिए बढ़ रही है। और भी तो लोग हैं जो आपसे कम कमाते हैं और अपने बच्चे को अच्छे से रखते हैं। आपके ही ऑफिस में राजीव अंकल हैं और वो तो अपने बच्चे पे खूब पैसा खर्च करते हैं, उनका बेटा भी गोवा जा रहा है। बेटा कौन गलत काम करके, रिश्वत लेके, झूठ मक्कारी करके पैसे कमा रहा है, इससे हमें तुलना नहीं करनी चाहिए। जितनी चादर हो उतने ही पैर फैलाने चाहिए। पापा तो चादर बड़ी कीजिए ना, इतनी छोटी चादर में हम नहीं आ पाएंगे। हाँ पापा, आप हर महीने बाहर आ जाते हैं। छुटकू को इस महीने साइकिल दिलाने को कहा था, पर अब कहेंगे कि अगले महीने दिलाएंगे। इस बार तो मैं गोवा जाऊंगा ही जाऊंगा, आपको मुझे पैसे देने ही पड़ेंगे। अरे बेटा मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, मैं किसी एक की ही मांग पूरी कर सकता हूँ। तो आप मुझे गोवा भेज दीजिए। नहीं पापा, आप मेरे लिए फ्रॉक लाइए अच्छी सी। तो फिर मेरे लिए साइकिल ले आइए ना पापा, मैं मम्मी के लिए बाहर से सामान ले आया करूँगा। अरे रुको रुको रुको, तुम लोग आपस में डिसाइड कर लो कि इस महीने किसकी डिमांड पूरी होगी, वही कर दूंगा। पापा इस महीने तो आपको हम तीनों की डिमांड पूरी करनी ही पड़ेगी। अगर आप पैसे नहीं देंगे तो मेरे पास एक और हथियार है। हथियार? कैसा हथियार? वही हथियार जिससे गांधी जी ने अंग्रेजों को हराया था और पूरे देश को जोड़ दिया था। पूरा देश उनकी आवाज़ पर अंग्रेजों के सामने खड़ा हो गया था। वो हथियार है सत्याग्रह। मैं सत्याग्रह करूंगा, मैं भूख हड़ताल करूंगा। तुम्हें पता भी है भूख हड़ताल क्या होती है? खाना 5 मिनट देरी से मिले तो पूरा आसमान से उठा लेते हो तुम। अगर आप हमारी मांगे पूरी नहीं करेंगे तो मैं भूख हड़ताल करके दिखाऊंगा। हाँ, हम भी भूख हड़ताल करेंगे। हमारी मांगे पूरी करो। ठीक है, जो मर्जी आए सो करो। अरे क्या हो गया, इतनी शांति कैसे है? चलो खाना तैयार है, सब खाना खा लो। रवि चलो बेटा खाना खा लो। मैं खाना नहीं खाऊंगा मम्मी। अरे तुम्हें नहीं पता, रवि साहब भूख हड़ताल पे हैं। जब तक इन्हें गोवा जाने के लिए 5,000 रुपये नहीं मिलेंगे, आज ये खाना नहीं खाएंगे। ये क्या पागलपन है रवि, चलो उठो और खाना खा लो। मैंने बोल दिया ना माँ, मैं भूख हड़ताल पे हूँ, मैं खाना नहीं खाऊंगा। अरे तुम इन्हें परेशान मत करो, दूसरे बच्चे खाएंगे, ये साहब तमाशा देखेंगे। चलो चलो चलो।
मुन्नी, छुटकू, चलो तुम दोनों खाना खा लो। हम खाना नहीं खाएंगे, हम खाना नहीं खाएंगे। क्यों बेटा, तुम खाना क्यों नहीं खाओगी? जब तक फ्रॉक नहीं मिलेगी मैं खाना नहीं खाऊंगी। चलो छुटकू बेटा, तुम खाना खा लो। ये दोनों तो पागल हैं। जब तक साइकिल नहीं तब तक खाना नहीं। अरे पद्मा, सत्याग्रह इन्होंने किया है, मैंने तो नहीं किया ना। जब मैं खाना खाऊंगा तो सबके मुंह से लार टपकेगी। जब पेट में चूहे कूदेंगे ना तो ये सब बड़ी बड़ी बातें धरी रह जाएंगी। चलो चलो चलो, तुम मुझे खाना लगा दो। जब बच्चे ही भूखे हैं तो हमारे गले से निवाला कैसे उतरेगा? मेरा तो दिल रोता है। आप भी कितने पत्थर दिल हो चुके हैं, आपका दिल नहीं पिघलता? पद्मा, अगर तुम माँ हो तो मैं भी उन बच्चों का बाप हूँ। अगर तुम्हारा दिल बेचैन है तो मेरी भी आंखों में नींद नहीं है, मेरा दिल भी दुखता है। तो आप उनको पैसे क्यों नहीं दे देते? अगर कम पड़ रहे हैं तो किसी से लेकर दे दीजिए, आखिर हमारे ही तो बच्चे हैं। हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? ये बात नहीं है पद्मा, पर मैं उन्हें बिगाड़ना नहीं चाहता। तो उसका यही एक तरीका है कि उन्हें भूख से मार डाला जाए। तुम्हें लगता है कि मैं उन्हें मारना चाहता हूँ? इस बात को समझो कि बात यहाँ खत्म नहीं होगी। उनकी मांगें और बढ़ेंगी, पर मेरी तनख्वाह उतनी ही रहेगी। मुझे इनकी मांगों के लिए कर्ज लेना पड़ेगा। कर्ज लेना मरने का रास्ता है, वो सही होगा क्या? इसलिए इन्हें सिखाना पड़ेगा कि चादर से बड़े पैर नहीं फैलाने चाहिए। पैसे की वैल्यू तो उन्हें समझानी ही पड़ेगी। अगर आज इनकी ज़िद मान ली तो इनको गलत आदत पड़ जाएगी। इनको पैसे की वैल्यू ही समझ में नहीं आएगी। इनको लगता है पापा घर से जाते हैं और किसी पेड़ को हिलाते हैं और वहाँ से पैसे ले आते हैं। इनको समझना पड़ेगा कि आदमी को अपनी इच्छाओं को नियंत्रण में रखना चाहिए। ये छोटे बच्चे हैं, इतनी बड़ी बड़ी बातों को कैसे समझेंगे? समझना तो पड़ेगा। आज के बच्चे कल का भविष्य हैं। उन्हें अपना परिवार चलाना है, अपना घर चलाना है, अपना देश चलाना है, तो ये सबक तो उन्हें सीखना ही पड़ेगा। क्या आप कल भी पैसे नहीं देंगे? क्या बच्चे कल भी ऐसे भूखे सोएंगे? मैं कल रवि को समझाऊंगा। वो बड़ा है, समझदार है, ज़रूर समझ जाएगा। हे भगवान, मेरे बच्चों की रक्षा कर। हे प्रभु राम, मेरे रवि को सद्बुद्धि दे। चलो बच्चों, नाश्ता तैयार है। आज गर्मा गर्म आलू के पराठे बनाए हैं। चलो बेटा रवि, खाना खा लो। नहीं माँ, मैं नहीं खाना खाऊंगा। मुन्नी, छुटकू, तुम लोग खाना खा लो। मेरे वजह से तुम लोग भूखे मत रहो। अगर ऐसा ही है तो आओ रवि, और वो आलू के पराठे खुद अपने हाथों से कचरे में फेंक दो। माँ, मुझे मजबूर मत करो। रवि, अब तुमने अपनी सारी हदें पार कर दी हैं। तो आप हमारी मांगे पूरी क्यों नहीं कर देते? एक ही बार की तो बात है। तुम्हारा मतलब है कि मेरे पास पैसे हैं पर मैं तुम्हें देना नहीं चाहता। मैं तुमको गोवा टूर पर नहीं भेजना चाहता, पर मैं तो हर महीने साल में 6 बार घूमने कश्मीर जाता हूँ, केरल चला जाता हूँ। तुम्हारी माँ मुन्नी को नया फ्रॉक नहीं दिलाती, पर अपने लिए हर महीने बढ़िया बढ़िया साड़ी खरीदती है। हम दोनों सांप की तरह तुम्हारी सारी धन दौलत और फन फैले बैठे हैं, और तुम्हें कभी कुछ लाकर नहीं देते। तो तुमने कभी नोटिस किया है तुम्हारी माँ ने आखिरी बार अपने लिए साड़ी कब खरीदी थी? तुम्हारे बाप ने आखिरी बार नई कमीज कब खरीदी थी? मुझे ये सब नहीं पता। मुझे तो बस इतना पता है कि आपके ऑफिस में राजीव अंकल हैं, उनके 5 बच्चे हैं, और वो तो अपने बच्चों को बढ़िया साइकिल, बढ़िया कपड़े, घूमने के लिए पैसे सब देते हैं। तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? क्या मुझे भी उल्टे सीधे तरीकों से पैसे कमाने चाहिए? सच तो ये है पापा कि आपके पास पैसे हैं, पर आप उसे खर्च नहीं करना चाहते। रवि, आप चीख सकते हैं, चिल्ला सकते हैं, पर सच्चाई का गला नहीं खोल सकते। तुम्हारी ये हिम्मत, अपने पिताजी के सामने ऊंची आवाज में बात करते हो? क्या यही सिखाया जाता है तुम्हारे स्कूल में? क्या यही संस्कार मिले हैं तुम्हें हमारे घर से? पद्मा, रवि अब बड़ा हो गया है, उसे मारो मत। अब वो जिम्मेदार हो गया है। आओ रवि, इधर आओ। देखो रवि, अब तुम कोई छोटे बच्चे नहीं हो, 10वीं क्लास में हो, बड़े हो गए हो। इसलिए अब मेरी बात बच्चा बनकर नहीं बल्कि एक मर्द बनकर सुनो। मैंने ना तो छोटी से छोटी और ना बड़ी से बड़ी बात के लिए कभी झूठ बोला है, और आशा है तुम में भी यही गुण होंगे। मैं तुम्हें सच सच बताता हूँ कि मैं तुम्हें टूर पर भी भेज सकता हूँ और मुन्नी के लिए नई फ्रॉक भी ला सकता हूँ, लेकिन इसके लिए
या तो मुझे बेईमानी करनी पड़ेगी या कर्ज लेना पड़ेगा। इसकी क्या ज़रूरत है? आपकी तनख्वाह तो 40,000 रुपये है, वो पूरी क्यों नहीं होती है? कैसे होंगी? प्रोविडेंट फंड और टैक्स काट कर तुम्हें मालूम है हाथ में कितना आता है? मालूम है, 36,000 रुपये। तुम्हें लगता है 36,000 रुपये बहुत होते हैं? तुम्हें ये बहुत बड़ी रकम लगती है? जानते हो रुपए की आजकल क्या कीमत है? मैं सब जानता हूँ पापा। अच्छी बात है रवि, फिर आज से घर का सारा खर्च तुम ही चलाओगे। मैं अपनी तनख्वाह लाकर तुमको दूंगा, तुम घर चलाओ। घर के लिए मम्मी को पैसे भी तुम ही दोगी, स्कूल की फीस भी तुम ही दोगी, ऑफिस जाने के लिए किराया और सिगरेट खरीदने के लिए पैसे तक मैं तुमसे लूँगा। अगर उसके बाद महीने के आखिर में कुछ बच जाएगा तो उससे तुम जो चाहे वो खरीद सकते हो। बोलो मंजूर है? ये आप क्या कर रहे हैं? इतने नाजुक कंधों पर इतना बड़ा बोझ डाल रहे हैं। ज़रा सोचिए तो, ये छोटा सा बच्चा ये सब कैसे करेगा? पद्मा, आज बाप और बेटे के बीच में तुम मत आओ। मुझे सब पता है, ये कहने में और पता होने में बहुत बड़ा फासला होता है। बच्चों को अक्सर ये लगता है कि वो माँ बाप से ज़्यादा जानने लगे हैं, ज़्यादा समझने लगे हैं, पर क्या वो वास्तव में समझते हैं? इसका टेस्ट देना पड़ेगा। तुम्हारा बेटा बड़े होने की जल्दी में है, जितनी जल्दी बचपन से निकल कर बड़ा हो जाए उतना ही अच्छा है। रवि बेटा, जो बात एक देश की होती है वही बात एक घर की होती है। तुम ये समझो कि आज तुम्हें इस घर का प्रधानमंत्री चुन लिया गया है। आज से इस घर में जो भी होगा, अच्छा होगा, खराब होगा, सही होगा, गलत होगा, सब तुम्हारी मर्जी होगी। बोलो मंजूर है? अरे क्या कर रहे हो भैया? हाँ क्यों नहीं बोल रहे? मुझे सोचने तो दो। ठीक है पापा जी, मुझे मंजूर है। शाबाश, लाओ मिलाओ हाथ इसी बात पे। अब ये इंतज़ाम केवल 1 महीने के लिए नहीं, पूरे 6 महीने चलेगा, ठीक है ना? ठीक है। चलो अच्छा हुआ, इस घर से सत्याग्रह तो खत्म हुआ। हाँ ये तो है। रवि बेटा, तुम्हें नई जिम्मेदारी मिली है। अपने पिताजी के पैर छूकर उनका आशीर्वाद तो लो। अरे अरे अरे, इसकी क्या ज़रूरत है? चलो सब नाश्ता करते हैं। भैया अब आपके पास तो बहुत सारे पैसे आ गए, चलिए मेरी साइकिल लेने चलते हैं। हाँ मेरी फ्रॉक भी लेने चलते हैं। नहीं, अभी नहीं। ज़्यादा सामर्थ्य के साथ ज़्यादा जिम्मेदारी भी आती है। अभी हमें सबसे पहले घर का बजट बनाना होगा। घर के बजट और घर में पूरे महीने खर्च के बाद जो भी बचेगा उसमें से हम साइकिल और फ्लॉक लाएंगे। अच्छी बात है, फिर मैं बजट बनाता हूँ। मेरी गणित बहुत अच्छी है। हाँ तुझे तो बड़े 100 में से 100 मिलते हैं, बजट तो मैं ही बनाऊंगी। उल्लू। अरे तुम लोग फिर लड़ने लगे। चलो मैं बजट बनाता हूँ। 5 किलो चावल, 5 किलो चीनी, 5 किलो पत्ती, 10 किलो आटा, 3 किलो अरहर की दाल, टोटल 32,000 रुपये का खर्च बनता है। महीने के आखिर में अगर पैसे बचेंगे तो हम फ्रॉक और साइकिल दोनों लाएंगे। मैं फिर कहती हूँ, ये सब छोड़ दो, आटे दाल का भाव पता चल जाएगा। माँ, रघुकुल रीत सदा चली आएगी, प्राण जाए और वचन ना जाए। ला 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 ला। क्या कर रहा है डड्डू बेटा? अंग्रेजी की पोएम याद कर रहा हूँ ना। कौन सी कविता पढ़ रहा है मेरा बेटा? माँ मैं आपको सुनाता हूँ। Jack and Jill went up the hill to fetch a pail of water. Jack fell down and broke his crown and Jill came tumbling after. अब आप सुनाओ माँ। ना बाबा, ये अंग्रेजी की कविता तो ऐसी है जैसे कोई लोहे को चबा रहा है। मैं ठहरी गाँव की अनपढ़, मेरे से ये सब नहीं बोला जाएगा। सोचो माँ, मुझे कितने लोहे के छन्ने चबाने पड़ते हैं। पढ़ पढ़ के तो मेरा सर ही दर्द हो जाता है। बहुत देर से पढ़ रहा हूँ, बहुत थकी हूँ माँ। मैं जरा खेलने जाऊँ? जा थोड़ा खेल के फ्रेश हो जा। थैंक यू मम्मी। चरण छुआए अहिल्या तारी।
अरे भाई साहब नमस्कार, आइए आइए आइए। नमस्कार भाई साहब, कैसे हैं आप? अरे मैं तो ठीक हूँ, आप कैसे हैं? आप जब भी आते हैं फलों का टोकरा जरूर ले आते हैं अपने साथ। क्या करूं जीजा जी, बहन के घर खाली हाथ आते नहीं ना। अरे यार एक तो तुम भाई साहब बोला करो, कितनी बार समझाया है। अरे वाह, सेब। ए सेब के बच्चे, पहले मामा से नमस्ते कर। नमस्ते मामा जी। बच्चे बड़े शरारती हो गए हैं आजकल के। साहब जी नमस्ते। साहब थोड़े पैसे एडवांस चाहिए थे, कुछ ज़रूरत आन पड़ी है। अरे भाई हमारा तो अभी खजांची नहीं आया है, थोड़ी देर बाद आ जाना। लो आगे साहिबजादे। बेटा रवि। नमस्ते मामा जी। जी पापा। दूध वाले भैया कुछ कह रहे हैं, ज़रा सुन तो लो। बाबू 4000 रुपये एडवांस में चाहिए, अगले महीने के हिसाब में काट लेना। 4000 रुपये? पापा दे दूं क्या? अब मुझसे क्या पूछ रहे हो भाई साहब, आप घर चला रहे हो, आप ही फैसला लो। ये लीजिए 4000 रुपये, और आगे से एडवांस नहीं मिलेगा। जुग जुग जियो बेटा। ये मैं क्या देख रहा हूँ भाई साहब, बच्चे घर चला रहे हैं। आप एकदम सही देख रहे हैं भाई साहब, अब घर रवि संभालता है। ये बच्चे बड़े बदमाश हो गए थे, क्रांति कर रहे थे, मैंने इन्हीं को जिम्मेदारी दे दी। ये आपने बहुत अच्छा किया भाई साहब, छोटे बच्चे पाई पाई का हिसाब रख रहे हैं, जिम्मेदारी उठा रहे हैं, अच्छी बात है। कुछ भी कहिए, आपके बच्चे बड़े होनहार हैं भाई साहब। एक हमारी औलाद है, उन नवाब साहब को लगता है कि उनका बाप कोई लखपति करोड़पति है, पैसा ऐसे खर्च करते हैं कि उनकी कोई कदर ही नहीं करते हैं। अरे कोई बात नहीं, लड्डू भी छोटा ही तो है, जैसे जैसे बड़ा हो जाएगा उसमें भी समझदारी आ जाएगी। अच्छा भाई साहब, आपके दर्शन करने थे सो हो गए, अब आज्ञा दीजिए। चलिए मैं आपको बाहर तक छोड़ कर आता हूँ। संत नहीं होते अभिमानी, भैया, रवि भैया कहाँ चले गए? क्या हुआ मुन्नी, क्यों चिल्ला रही है? भैया आज 30 तारीख हो गई, अब मेरी फ्रॉक लेने कब चलेंगे? इस महीने कुछ खरीद नहीं पाएंगे मुन्नी। क्यों भैया, क्या हुआ, पैसे नहीं बचे क्या? बस यही 150 रुपया बचा है, बाकी सब खत्म हो गया। बजट के अलावा भी खर्चे थे, कुछ नहीं बचा। कोई बात नहीं भैया, अगले महीने हम ज़रूर साइकिल लाएंगे, आप दिल छोटा मत करिए। वो कैसे? इतने खर्चे के बाद तो सच ही लगता है कि पिताजी सही कहते हैं। भैया घर पे जो मेड आती हैं, हम इस महीने उसकी छुट्टी कर देंगे, वो 1500 रुपये लेती है। उसकी जगह हम बर्तन खुद साफ कर लेंगे। हाँ भैया, और वॉशिंग मशीन भी सेमी ऑटोमेटिक है, इसमें बहुत पाउडर लगता है और पानी भी बहुत बर्बाद होता है। हम अपने कपड़े खुद ही धो लिया करेंगे और प्रेस भी खुद ही कर लेंगे, इससे हमें कम से कम 2500 रुपये की बचत होगी। क्या तुम दोनों ये काम कर लोगे? बाद में पलट तो नहीं जाओगे? रवि भैया अब चिंता मत कीजिए, बिल्कुल ठीक सदा चलेगा, ना जाए पर वजन न जाए। पर अब इन 150 रुपये का क्या करें? इस महीने कम से कम 150 रुपये तो बचे ही हैं। चलो भैया, आज बर्गर और चिप्स खा लिए जाए, एक छोटी सी पार्टी ही हो जाएगी। फिर आपने इतने पैसे जो बचाए हैं। अच्छा चलो पार्टी करते हैं। रवि बेटा, तेल खत्म हो गया है, जरा बाजार से 1 लीटर सरसों का तेल तो ले आना। ये लो, हो गई पार्टी। चलो सरसों का तेल ले आते हैं। मुन्नी, मुन्नी जल्दी उठो, सुबह हो गई। रवि भैया आप भी उठिए, सुबह हो गई। अरे इतनी सुबह सुबह क्या करना है? अरे भूल गई क्या, हमें सुबह ही कपड़े धोने हैं ताकि शाम तक वो कपड़े सूख जाए। चलो चलो आंगन में चलते हैं, मैं कपड़ों की बाल्टी लेकर आता हूँ। चलो
तुम दोनों कपड़ों में से पानी निकालो, मैं उन्हें सुखाता जाता हूँ। ओके भैया। अरे सुनिए सुनिए, उठिए ना, देखिए बाहर क्या हो रहा है। अरे क्या हो गया? सुबह सुबह क्यों आफत खाई हुई है? आप उठकर बाहर तो चलिए, आइए। देखिए क्या हो रहा है। अरे ये रोने वाली नहीं, ये तो खुश होने वाली बात है। कैसे बाप है आप? मेरे छोटे छोटे बच्चे अपने हाथों से कपड़े धो रहे हैं और आप कह रहे हैं कि ये खुश होने वाली बात है। क्या आप इसलिए पैसे कमाते हैं कि अपने बच्चों से काम करा सके? पद्मा, ऐसी बातों पर रोया नहीं करती। ये देखो कि हमारे बच्चे जिम्मेदारी लेना सीख रहे हैं, मेहनत से भाग नहीं रहे हैं, समस्याओं का सामना करना सीख रहे हैं और उनको सुलझाने के लिए प्रयास भी कर रहे हैं। इनका तो हौसला बढ़ाना चाहिए, रोना नहीं चाहिए। माँ का दिल अलग तरह से सोचता है, वो बच्चों के पसीने से दुखी होता है, और बाप का दिल अलग तरह से सोचता है, वो बच्चे के पसीने को देख के खुश होता है। माँ बच्चों को सब कुछ देना चाहती है और बाप बच्चों को आने वाली मुसीबत और जिम्मेदारियों के लिए तैयार करना चाहता है। छोड़ो ये सब, आओ मेरे साथ। अरे आज ये शैतानी टोली क्या गुल खिला रही है? पापा, हम कपड़े सुखा रहे हैं। रवि भैया ने कपड़े धोए और हम दोनों उनको सुखाने में उनकी मदद कर रहे हैं। अरे वाह, तुम दोनों कपड़े कैसे सुखा रहे हो, ये तो बताओ मुझे। मम्मी कपड़े को उधर से पकड़ती है और मैं इधर से पकड़ता हूँ, और हम दोनों इसको ऐसे घुमाते हैं कि इसका सारा पानी निकल जाता है। अच्छा, जरा मुझे भी तो दिखाओ कैसे करते हैं। हो गई मस्ती शुरू। चलो तुम लोग नाश्ता कर लो, कपड़े मैं सुखा देती हूँ। रवि बेटा, मुझे तुमसे कुछ बात कहनी थी। मैं जानता हूँ पापा, आपको क्या कहना है। ये लीजिए आपकी सिगरेट। मैं तुम्हें यही बताने वाला था कि मैंने आज से सिगरेट छोड़ दी है। पर क्यों पापा, अचानक ऐसा फैसला? बेटा, तुम, मुन्नी, छुटकू पैसा बचाने के लिए मेड को हटा के खुद काम कर रहे हो और मैं सिगरेट जैसी फालतू चीज़ पर पैसे खर्च करता हूँ। ये तो सही नहीं है ना। वैसे भी सिगरेट से होता क्या है, इससे कोई फ़ायदा तो होता नहीं है, उल्टा इसको पीने से कैंसर हो जाता है। मैं पढ़ा होकर भी ज़बरदस्ती ये सिगरेट पीता हूँ, ये जानते हुए इससे एक दिन मुझे, मेरे परिवार में सबको दुख होगा। फिर ऐसी सिगरेट से फ़ायदा ही क्या है। इसलिए मैंने आज से कसम ली है कि मैं आज से सिगरेट नहीं पीऊँगा। ये तो आपने बहुत अच्छा किया पापा, पर आप पक्का आज से सिगरेट नहीं पिएंगे ना? ऐसा तो नहीं कुछ दिन बाद फिर से पीने लगे? नहीं बेटा, तुम बच्चों ने तो आज मुझे बहुत अच्छी सीख दी है। आज के बाद मैं सिगरेट कभी नहीं पीऊँगा। वो क्या कहते हो तुम लोग, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए और वचन न जाए। अरे यार, बहुत कड़की चल रही है, कहीं से माल ही नहीं मिल रहा है। हाँ यार, कोई मुर्गा फंसे तो काम चले। आ गया। कौन? मुर्गा। अरे लड्डू भैया, कहाँ जा रहे हो? अरे बाजार से सब्जी लेने जा रहा हूँ, मम्मी ने शाम के लिए सब्जी मंगवाई है। अरे लड्डू, कितने पैसे मिले? 100 रुपये। 100 के 500 करेगा? क्या बात कर रहा है भाई, क्या 100 रुपये जादू से 500 रुपये बन जाएगा? अरे नहीं, अगर तू जीता तो तेरे पैसे डबल। क्या बात कर रहा है, ऐसा कौन सा गेम है? ये है ना गेम 2 दूना 5। ये कैसा खेल है? 2 दूना तो 4 होते हैं ना। इस गेम में 2 दूना 10 भी हो सकते हैं। देख, मैं ताश फेंकूंगा, तुझे बस इतना बताना है कि हुक्म का इक्का किधर गिरेगा, इधर या उधर। अगर इधर गिरा तो तेरे पैसे डबल दूंगा, और अगर उधर गिरा तो तेरे सारे पैसे मेरे। अरे नहीं, मैं हार गया तो मुझे सब्जी लेके आनी है। अरे 20 रुपए का खेल ले, जीत गया तो 40 रुपए तेरे, अगर हार गए तो 100 की सब्जी 80 में ले लेना। 20 रुपए से क्या ही फर्क पड़ेगा। अच्छा चलो, पर बस 20 रुपए का खेल लूँगा।
अरे जरूर दोस्त, चल बता हुकुम का इक्का किधर गिरेगा? इधर। अरे यार, आज तो तेरी किस्मत बहुत अच्छी है, तू जीता। ये ले तेरे 20 रुपए की जगह 40 रुपए। लड्डू, आज तो तेरी किस्मत बहुत चमक रही है। चल एक और बार खेल डाल 20 रुपए का। 120 के 140 हो जाएंगे तेरे पास। चल एक बार और खेलते हैं। अब तो मेरे पास 20 रुपए एक्स्ट्रा है। हुक्म का इक्का इस तरफ। अरे यार, क्या हो रहा है आज मेरे साथ? ऐसे मैं कंगाल हो जाऊंगा। ले भैया लड्डू, आज तो तेरा ही दिन है, ले अपने 20 के 40। क्या हो रहा है ये आज? अब तो मेरे पास 140 रुपए है। थोड़ा और खेलता हूँ, 100 के 200 करता हूँ। आज तो मेरा दिन भी अच्छा है। हाँ यार, लगा दे पैसे, तुरंत डबल हो जाएंगे। मेरे 100 रुपए इस तरफ। अबे लग गया जैकपॉट, जीत गया मैं। रुको रुको रुको। क्या है बे? हारे हुए पैसे वापस नहीं मिलते? पर मैं अब सब्जी कैसे लाऊंगा? मुझे क्या पता, मैंने तो नहीं कहा था 100 रुपए की चाल चल। मुझे एक बार और खेलना है। अगर इन 40 रुपए से जीत गया तो कम से कम 80 रुपए की सब्जियां तो आ जाएंगी। देख, वैसे मैं उठने के बाद दोबारा खेलता नहीं हूँ, लेकिन तू मेरा दोस्त है इसलिए खेल रहा हूँ। बता क्या चलना है? 40 रुपए में हुकुम का इक्का इधर। अरे मैं फिर से जीत गया। चल भाई, गेम खत्म, पैसा हजम। अब घर का रास्ता नाप ले। माँ माँ, कहाँ हो माँ? अरे क्या हुआ मेरे लड्डू को? हे राम, ये क्या हुआ? किसी ने मारा क्या तुझे? हाँ माँ, वो गली के बदमाश लड़के हैं ना, उन्होंने मेरे हाथ में सब्जियों के 100 रुपए देखकर मुझे घेर के पैसे मांगने लगे। मैंने मना कर दिया तो छीना चपटी करने लगे। उन्होंने ही मेरा ये हाल कर दिया माँ। आग लगे ऐसे नालायक बच्चों को, दूसरों के पैसे छीन लिए। तू अंदर आ बेटा, मैं तुझे क्रीम लगा देती हूँ। पर माँ, अब सब्जी कैसे आएगी? पैसे तो चले गए। पैसे और आ जाएंगे बेटा, तो उसकी चिंता मत कर। हाय राम, क्या हाल कर दिया मेरे बेटे का। चल अंदर चल बेटा। रवि, जी पापा। बेटा आज 28 तारीख हो गई है। आज टर्म इंश्योरेंस की किस्त जानी है। आज याद से जमा करा देना, मैं तुम्हें बताना भूल गया था। लिंक मैं तुम्हें भेज दूंगा। टर्म इंश्योरेंस क्या होता है पापा? बेटा, भगवान ना करे कभी मुझे कुछ हो जाए तो तुम्हारी पढ़ाई, घर का खर्च, ये सब चलाने के लिए ये इंश्योरेंस किया गया है। इसमें अगर मैं ज़िंदा रहा तो वापस कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन अगर मेरी अननेचुरल डेथ हुई तो मम्मी को 1 करोड़ रुपये मिलेंगे, ताकि तुम लोगों का भविष्य मेरे बाद भी सुरक्षित रहे। ओह, समझ गया पापा। पर कितने पैसे की किस्त जानी है पापा? बेटा 11,000 रुपये की EMI है। 11,000? ठीक है पापा, मैं कर दूंगा। भैया, अब तो महीना ख़त्म हो रहा है। इस बार तो पैसे बचे होंगे। हम फ्रॉक लेने कब चलेंगे? और मेरी नई साइकिल भी तो लानी है। इस बार पैसे नहीं बचे। इस बार पापा की टर्म इंश्योरेंस की किस्त जानी है और उसके बाद कुछ नहीं बचेगा। इस महीने भी कुछ नहीं बचा। इससे अच्छा तो पापा ही घर चलाते थे। वो तो घर पर हर महीने हमारे लिए ना कुछ गिफ्ट भी लाते थे। अब तो कोई छोटा सा खिलौना भी नहीं मिलता। ऐसे तो मेरी साइकिल कभी नहीं आई। पापा जी सही कहते थे, उनके पास सही में पैसे नहीं होते थे, पर हम लोग ही उनसे जिद किया करते थे। पर हर महीने पापा जी कुछ ना कुछ ले ही आते थे। तुम सही कह रहे हो, हम लोग बिना घर की परिस्थिति समझे डिमांडें रखते हैं। पर इस बार मैं तुम्हें साइकिल और तुम्हें फ्रॉक दिलाऊंगा ही दिलाऊंगा। अब कैसे आएगी? अगले महीने स्कूल में एक नाटक का मंचन है। उसमें से जो भी सबसे ज़्यादा अच्छा अभिनय करेगा उसे स्कूल की तरफ से इनाम दिया जाएगा और वो अवार्ड मैं ही लेकर आऊँगा। उसके पैसों से
तुम्हारी फ्रॉक और तुम्हारे लिए साइकिल लाएंगे। पर अगर वो इनाम आपको नहीं मिला तो? इस बार मैं ऐसा अभिनय करके दिखाऊंगा कि मेरे अलावा वो इनाम किसी को नहीं मिलेगा। ठीक है भैया, आप तो हो ही सबसे अच्छे। मुझे पता है आपको कोई नहीं हरा सकता। वैसे नाटक का नाम क्या है? इस नाटक का नाम है प्राण जाई पर वचन न जाए। नमस्कार दोस्तों, हमारा स्कूल पेश करता है एक शानदार नाटिका प्राण जाए पर वचन न जाए। इस नाटिका में दर्द है, रोमांच है, एक्शन है और डांस भी है। जो भी इस नाटिका में सबसे अच्छा अभिनय करेगा उसे हमारी प्रिंसिपल मैडम से मिलेगा बेस्ट एक्टर अवार्ड। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का नाटक प्राण जाए पर वचन न जाए। तालियां! ये उस समय की बात है जब हमारा विवाह नहीं हुआ था। हम केवल युवराज थे, युवराज, और अपने यौवन के मद में बहुत शिकार खेला करते थे। चारों दिशाओं में हमारी धनुर्विद्या की बड़ी ख्याति थी। हम शब्द भेदी बाण चलाने में निपुण थे। लोग कहा करते थे कि राजकुमार दशरथ केवल शब्द सुनकर निशाना लगा सकते हैं। उन्हीं दिनों की बात है। हम रात्रि के समय सरयू नदी के तट पर शिकार खेलने के लिए गए थे, ये सोचकर कि जंगली भैंसा, मतवाला हाथी या बाघ पानी पीने वहां आएगा तो शब्द सुनकर निशाना लगाएंगे। इसलिए हम झाड़ियों के बीच छुपे हुए थे। ये क्या हो गया? अरे क्रूर पुरुष, कौन हो तुम जिसने मुझ जैसे निरपराध प्राणी की हत्या की? अयोध्या का युवराज। युवराज दशरथ? युवराज होकर तुमने ऐसा पाप किया? मेरे पाप का क्या प्रायश्चित होगा? मेरे माता पिता दोनों अंधे हैं। मैं ही उनका एक सहारा। वो चल फिर नहीं सकते। मैं तो उनके लिए जल ले आया था। उन्हें ये शीतल जल अवश्य पिला देना और कहना मेरे भाग्य में बस इतनी ही सेवा लिखी थी। हे भगवान, ये क्या हो गया? लगता है आ गया श्रवण। श्रवण बेटा आ गए? नहीं बेटा, पहले पहले अपने पिता को पिला, पिता को पिला बेटा। कौन हो तुम? तुम मेरे बेटे श्रवण नहीं? बोलो, कौन हो तुम? आपने सत्य कहा महात्मन। मैं आपका पुत्र नहीं हूं, अयोध्या नरेश का पुत्र दशरथ। हमारा बेटा श्रवण कहाँ है? बोलो, हमारा बेटा कहाँ है? जल का घड़ा भरने की आवाज को हाथी की आवाज समझकर मैंने शब्द भेदी बाण चला दिया, जो आपके पुत्र को लगा और वो स्वर्ग से धार गया। मेरा श्रवण ऐसा नहीं जा सकता। श्रवण, बेटा श्रवण, मुझे आपके लिए छोड़कर मत जाओ मेरे लाल, मत जाओ मेरे लाल।
हमारे पुत्र की अंतिम इच्छा नहीं, हमारे लिए काल बनकर आया है, यमदूत बनकर आया है। निर्दयी, क्या तेरे तरकस में एक ही तीर था? निकाल दूसरा बाण, बेच डाल मेरा हृदय भी, ले ले मेरे प्राण। क्षमा महात्मन, क्षमा। तुझे क्षमा? अरे नीच, निराधम, हत्यारे, तूने एक तीर से 3 हत्याएं की है। तो दशरथ, मैं तुझे श्राप देता हूं। जिस प्रकार पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर मैं मर रहा हूं, तू भी पुत्र वियोग में मरेगा। मेरी तरह पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर मरेगा, मेरी तरह पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर मरेगा, तड़प तड़प कर मरेगा। इस श्राप के अनेक वर्षों बाद दशरथ के 4 पुत्र हुए, राम, लक्ष्मण, भरत व शत्रुघ्न। जब राम थोड़े बड़े हुए तो दशरथ ने उनके राज्याभिषेक का विचार किया, लेकिन होने को कुछ और ही मंजूर था। जिस सुबह उनका राज्याभिषेक होना था, उससे 1 रात पहले कैकेयी रानी के कक्ष में। ये माता जाने कहाँ रह गई? ये मरी ऐसे ही करती है। अरे करमजली, आई तो सही, कहाँ मर गई थी तू? देख, तेरे लिए कितना बहुमूल्य हार मैंने सबसे पहले निकाल कर रखा था। ला, मैं स्वयं से अपने हाथों तुझे पहना दूं। मेरी मंथरा माई, मारा गले में मत डालो रानी, गला काट कर फेंक दो, जिससे तुम्हारे बुरे दिन अपनी आंखों से न देखूं। चुप रह, न जाने क्या पकड़ करती है। बुरे दिन आए मेरे बैरियों के। क्या मंथरा, तेरी ये दशा क्यों हो रही है? क्या हुआ है तुझे? तेरी ये दशा देखकर तो मुझे सचमुच आशंका होने लगी है। राम तीनों भाइयों सहित और महाराज कुशल से तो है ना? सब कुशल से है, तुम्हारी कुशल नहीं दिखाई देती। मैं तो खुशियों के धागे में डुबकियां लगा रही हूँ। मुझे तो बस एक ही बात दिखाई दे रही है, मेरा राम कब राजा बनेगा, कब अयोध्या के राज्य सिंहासन पर बैठेगा। हाय हाय हाय, फूट गए। मुंजली, तेरा रूप अच्छा नहीं है, कम से कम बातें तो अच्छी किया कर। व्यर्थ की गाल बजाई जा रही है। ओहो, लगता है तुझे लखन लाला ने कुछ कहा है, क्योंकि मेरा राम वो तो किसी को कोई कड़वी बात कभी कह ही नहीं सकता। क्यों कहेगा? सबसे मीठा रहकर ही तो सारी अयोध्या का राज हड़प कर जाएगा। करमजली, तेरी जीभ खिंचवा लूंगी, समझी? अरे राम बड़ा है, वही राजा बनेगा, और फिर सूर्यवंश की रीति यही है। उस रीति का परिणाम भी सोचा है कभी? राजा बनेगा राम और भरत बनेगा दास, और तुम बनोगी दास। अरे कुटिल बुद्धि, उफ उफ। अरे राम के लिए तेरे मन में ऐसा कोई विचार आया कहां से? मेरा राम अपनी जन्मी कौशल्या से अधिक मुझे स्नेह करता है, और अपने छोटे भाइयों को अपने प्राणों से अधिक प्यार करता है। तेरी तो बुद्धि मारी गई है। बुद्धि मेरी मारी गई है या तुम्हारी? रानी, वो दिन भूल जाओ जब राम तुम्हारे स्नेह का स्वांग करता था, भरत को प्राणों से ज्यादा प्यार का ढोंग बताता था। अब तो भरत के प्राणों की चिंता करो। भरत राम के रास्ते का कांटा है, उसको हटाने के लिए ना जाने राम कैसे कैसे षड्यंत्र रचेगा।
हे प्रभु, मेरे भरत की रक्षा करो, मेरे भरत की रक्षा करो प्रभु। मंथरा, मेरे भरत की रक्षा करो। मंथरा, चुप हो जा, चुप हो जा। ये कैसा विष घोल रही है मंथरा? तू ये कैसा विष घोल रही है? विष? विष और अमृत की पहचान तुझे होती तो आज ये दिन ना आता। तू समझती रही कि राजा तेरा गुलाम है, पर उस कपटी के मन का कपट नहीं देखा तुमने। पहले तो भरत को ननियाल भिजवा दी और फिर राम के राज तिलक की तैयारी चटपट कर डाली। नहीं, नहीं मंथरा, नहीं, जा चली जा यहाँ से। इस प्रकार मुझे मत बहका। इतने बड़े कुचक्र, ऐसे घोर षड्यंत्र की मैं कल्पना भी नहीं कर सकती। ऐसी कुटिल कुमति तुझमें किसने भर दी है? ऐसा व्यर्थ का प्रलाप मत कर मंथरा, मत कर। एक बात बता, इस तरह से आग लगाने में तेरा क्या लाभ होगा? मेरा लाभ? संसार में सभी स्वार्थी नहीं होते, हितैषी भी होते हैं। मैंने बचपन से तुम्हें गोद में पाला है, एक कोमल फूल के समान संभाल संभाल के रखा है। उस फूल को कोई पत्थर पे रख के पांव से कुचलने लगे तो मेरा कलेजा नहीं फटेगा क्या? इसी दुख के मारे कह रही हूं, मेरा क्या? तेरा पुत्र राजा बने या कौशल्या का, मैं तो रानी बनने वाली नहीं। पर तू राजा की चहेती रानी बनकर अकड़ रही है ना, तू दासी बन जाएगी, मेरी तरह दासी। दासी? किसमें साहस है मुझे दासी बनाने का? किसकी दासी बनूंगी मैं? अपनी सौत की। वो तुझसे अपने चरण धुलवाएगी। चरण? दीदी? नहीं, दीदी ऐसा कदापि नहीं कर सकती, कदापि नहीं। दीदी? जिसे तू दीदी दीदी कह रही है, उस नागिन ने एक ही डंक ऐसा मारा। जिस राजा को तू जीवन भर नाच नचाती रही, उसी के हाथों तेरा सर्वनाश करा डाला। राम के राज तिलक की घोषणा से पहले राजा ने इस बात की तेरे कान पे भनक भी पड़ने दी। कितने दिन से ये षड्यंत्र चलता होगा, इसकी तुझे हवा भी लगने दी। मेरी भोली रानी, तू सौत का विष नहीं जानती। सौत मिट्टी की भी हो, वो भी जहरीली नागन होती है। नहीं, मैं किसी की दासी नहीं बनूंगी। सौत की दासी बनने से पहले मैं विषपान करके मर जाऊंगी, लेकिन किसी की दासी नहीं बनूंगी, कदापि नहीं। मरने की क्यों सोचती है मूर्ख? जीतने की सोच। ये सोच कि सौत की जीती हुई बाजू कैसी पलट जाए, राम की जगह तेरा बेटा राजा बने। मंथरा, अब ये झूठे सपने क्यों दिखा रही है? कल भोर होते ही राम राजा बन जाएगा। कल में और आज में अभी एक रात बाकी है। एक रात में क्या हो सकता है? प्रलय। प्रलय? प्रलय तो क्षण में होती है, हमारे पास तो रात बाकी है। मेरा तो सर्वनाश हो गया है, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं? इस समय तो तू ही सब कुछ है मंथरा। तेरे से बढ़कर संसार में मेरा कोई दूसरा हितैषी नहीं इस समय। तू जो रास्ता बताएगी मैं उसी रास्ते पे चलूंगी। तो सुन, देवी, देवी कैकेयी, क्या हुआ? बताओ, ये क्या वेश बना रखा है? कुछ बोलो भी। ये क्रोध की अग्नि किसने भड़काई? किसने तुम्हारा अपमान किया?
ऐसा कौन है जिसकी मृत्यु उसे बुला रही है? बताओ। कैकेयी, देखो, हमसे तुम्हारा ये चुप रहना सहन नहीं हो रहा है। तुम जानती हो कि तुम हमें प्राणों से भी प्रिय हो। तुम जो कहो वो कर सकते हैं, जो चाहो वो तुम्हें दे सकते हैं। यदि तुम चाहो तो राजा को भिखारी बना सकते हैं या भिखारी को राजा। देवी, जहां तक सूर्य का चक्र घूमता है वहां तक सारी पृथ्वी मेरे अधिकार में है। द्रविड़, सिंधु, सोवी, सौराष्ट्र, दक्षिण के प्रदेश तथा अंग, बंग, मगध, मत्स्य, काशी और कौशल, इन सब पर मेरा अधिकार है। इतने बड़े साम्राज्य में जो भी सबसे मूल्यवान वस्तु हो मांग लो, हम तत्क्षण तुम्हें दे देंगे। परंतु हमसे यूं मुंह ना मोड़ो। तुम रूठ जाओगी तो हम जिएंगे किसके सहारे? देवी, मांगो, क्या चाहिए? हम तुम्हें वचन देते हैं, जो मांगोगी इसी क्षण देंगे। देंगे देंगे सदा ही कहते रहते हैं आप, कभी कुछ दिया भी है? आज नए वचनों को लेकर आ गए। अभी तक तो आपने पुराने वचन पूरे नहीं किए। मैं इन नए वचनों को लेकर क्या करूंगी? देवी, कौन से पुराने वचन पूरे नहीं किए? देखा, वो भी भूल गए। महाराज, जब देवासुर संग्राम हुआ था, आप देवराज इंद्र की सहायता के लिए गए थे। असुर शंबर के साथ वहां जो युद्ध हुआ था, उस समय मैं आपके रथ की सारथी बनी थी। याद है या वो भी भूल गए? हाँ, याद है। ऐसी कुशलता से तुमने युद्ध भूमि में रथ चलाया था कि बड़े बड़े योद्धा चकित रह गए। और उस युद्ध में जब आप बर्छी लगने से घायल होकर मूर्छित हो गए थे, यदि मैं उस समय शत्रुओं के बीच में से रथ निकाल कर ना ले जाती तो आपके प्राण ना बचते। मैं रथ को एक निर्जन स्थान पर ले गई, वहां आपकी सेवा और शुश्रूषा की। उससे आपकी मूर्छा भंग हुई, आपके प्राण बचे और आपको नया जीवन मिला था। याद है ना? याद है, सब याद है। उस दिन से हम अपने प्राणों को तुम्हारी ही धरोहर मानते हैं। जब चाहो तुम पर अपने प्राण न्यौछावर कर देंगे। आपके प्राणों को लेकर मैं क्या करूंगी? मैं तो केवल इतना याद दिलाना चाहती हूँ कि उस समय आपने कहा था, प्राण प्रिय, तुमने मेरी प्राण रक्षा की है। मैं तुम्हें 2 वरदान देता हूँ, मांगो, क्या मांगना चाहती हो? हाँ। किंतु मैंने कहा था, महाराज, मेरे ये दोनों वरदान अपने पास धरोहर स्वरूप रहने दीजिए। जब आवश्यकता होगी मांग लूंगी। हाँ, हमें आज ये आभास हो रहा है कि हमने उस समय कंजूसी की। तुमने जैसी वीरता दिखाई थी, उसके लिए 2 नहीं, तुम्हें 4 वर देने चाहिए थे। 4? महाराज, कहो। अभी तो आप 2 ही पूरे कर दीजिए तो बहुत है। परंतु उनके पूरा करने में अड़चन क्या है? तुम अभी मांगो, हम प्रतिज्ञा करते हैं कि जो मांगोगी तत्काल उसे पूरा कर देंगे। मैं बहुत सुन चुकी इस तरह की बातें हैं, अब मुझे आपकी बातों पर विश्वास नहीं रहा। देवी, एक रघुवंशी की बात का भरोसा नहीं? रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। महाराज, ऐसी चिकनी चुपड़ी बातों को रहने ही दीजिए। देखो, तुम हमें प्राणों से भी प्यारी हो। हम तुम्हारी शपथ लेते हैं। मेरी शपथ? हाँ। मुझसे भी प्यारा कोई और तो होगा। हाँ, राम। तो राम की शपथ क्यों नहीं ली? राम की शपथ? ठीक है, तुम्हारे लिए हम राम की शपथ लेकर कहते हैं कि जो मांगोगी इसी समय देंगे। मांगो, जो चाहो मांग लो। मुझे तो बस
मेरे 2 वरदान चाहिए। पहले ये मांगू या ये मांगू? कोई भी जो चाहो। आप ही बताइए। ये मांग लो। मांगू? हाँ हाँ। मेरा ये वरदान कहता है, अयोध्या का राज मेरे पुत्र भरत को मिले, राम को नहीं। क्या? भरत को? हाँ महाराज, भरत को। और दूसरा वरदान, राम को 14 वर्ष के लिए वनवास। क्या? राम को वनवास? हाँ महाराज, 14 वर्ष तक राम तपस्वी की तरह मुनि वेश में वन में रहे, उनका किसी भी नगर में जाना वर्जित हो। मेरी बात सुनकर आपको ये सन्निपात सा क्या हो गया? ऐसा तीर सा क्यों झुक गया महाराज? मेरे 2 वरदान आपके पास धरोहर स्वरूप थे, सो मैंने जो मनचाहा मांग लिया। यदि आप ना देना चाहें तो मत दीजिए, तोड़ दीजिए अपना वचन। सारे संसार में आपका ही अपयश फैलेगा। फिर धर्म और सत्य का नाम अपनी जिह्वा पर कभी मत लाइएगा। कह गई, जानती हो तुम क्या मांग रही हो? भली भांति जानती हूं महाराज, मैं क्या मांग रही हूं। नहीं नहीं, ये कैसे संभव हो सकता है? ये वर मैं कैसे दे सकता हूं? बड़ी उदारता से, बड़ी सत्यवादी बनकर, क्या सोचकर आपने कहा था? मांगो, क्या मांगती हो, जो चाहे मांगो। क्या सोचा था आपने कि ये भोली भाली कैकेयी थोड़ा सा चना चबेना मांगेगी? अरे, मैं एक राजा की पुत्री हूं, एक राजा की धर्मपत्नी हूं। एक राज्य से भी भला कम क्या मांग सकती हूं? ये नहीं सोचा था आपने? सोचना चाहिए था, पर सोचा नहीं। इसमें तुम्हारा दोष नहीं, क्योंकि मैंने ही तुम्हारे असली रूप को नहीं पहचाना। मैं जिसे एक हीरे का हार समझकर गले से लिपटाए फिर रहा था, वो एक नागिन निकली। महाराज, आप तो स्त्रियों की तरह गाली देने लगे। कैसे भी पुरुष हैं आप? मुझे तो आपका हंसी आ रही है। तुम क्या हंसोगी? हंसेगा तो सारा संसार मुझ पर रानी। कान खोलकर सुन लीजिए, राम के अभिषेक से पहले आपको मेरी चिता को अग्नि देनी होगी। आज अयोध्या के राजद्वार से राम या तो वन जाएगा या कैकेयी की अर्थी निकलेगी। राम को वनवास देने की बात अपने मन से निकाल दे। अपना दूसरा वरदान वापस ले ले रानी, वापस ले ले। नहीं महाराज, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। यदि आपको देने हैं तो दोनों वचन देने होंगे। मैं आज ही राम को वन जाते हुए देखना चाहती हूं।
तू मेरा मस्तक मांग ले, मैं अभी तेरे चरणों में डाल दूंगा। किंतु राम के विरह में तू मुझे मत मार, तू मुझे मत मार रानी। महाराज, राम यदि इतना ही प्यारा था तो उसकी शपथ लेकर मुझे वचन देने की क्या आवश्यकता थी? बड़े उदार बनकर, दानी बनकर किस बल पे कहा था मांग मांग कैकेयी, जो चाहती है दूंगा। महाराज दशरथ, रघुवंश शिरोमणि, आपकी वो रघुकुल की रीति कहां चली गई? प्राण जाए पर वचन न जाए। अब मैं राम को क्या मुंह दिखाऊंगा, किस मुंह से कहूंगा कि राम तू अब राज्य का अधिकारी नहीं रहा। राम मैं तेरे पैर पड़ता हूं, तुझे हाथ जोड़ता हूं। रानी, रानी, थोड़ा सोच, थोड़ा विचार कर। देख देख, अंत में तू बहुत बड़े कलंक की भागी बनेगी। मैं तेरे हाथ जोड़ता हूं, ये कुटिल कठोर विचार मन से निकाल दे। मैं तेरे पैर पड़ता हूं, तेरे पैर पड़ता हूं। अब अधिक प्रपंच मत कीजिए महाराज। धर्म हो या अधर्म, यश मिले या अपयश, मैं मेरे भरत की सौगंध खाकर कहती हूँ, राम को वन में भेजने के सिवाय मैं किसी और वर से संतुष्ट नहीं हो सकती। फिर ये प्राण नहीं रहेंगे। अरे निर्दयी, निष्ठुर, सूर्य के बिना ये संसार रह सकता है, जल के बिना मछली रह सकती है, किंतु राम के बिना दशरथ के प्राण नहीं रह सकते। तो क्या कीजिए अपना वचन? कैकेयी, देख देख, तेरा ये त्रियाहट तेरा ही सर्वनाश कर डालेगा, तेरा ही सर्वनाश कर डालेगा। हो जाए सर्वनाश, आ जाए महाप्रलय, किंतु राम अवश्य बन जाएगा। अरे हत्यारी, कुलघातनी, ये तू नहीं बोल रही है, ये दशरथ का काल बोल रहा है, दशरथ का काल बोल रहा है, दशरथ का काल बोल रहा है। दशरथ के अनेक प्रयत्नों के बाद भी रूठी रानी कैकेयी ना मानी और सुबह वही हुआ जैसा कि वह चाहती थी। श्री राम लक्ष्मण व सीता के साथ वनवास के लिए जाने लगे। कोमुरम भी मूडो, सूरज के शोलों से मिलना है तुझको, मिलना है तुझको। कोमुरम भी मूडो, रग रग की ज्वाला सा जलना है तुझको, जलना है तुझको। पैरों में कुचला रहा, शाखों से टूटा तू पत्ता नहीं वो, पत्ता नहीं वो। जुल्मी की चौखट को घर जो कहा, फिर ये जन्म तेरा सच्चा नहीं हो, सच्चा नहीं हो। कोमुरम भी मूडो, सूरज के शोलों से मिलना है तुझको, मिलना
तुझको। चाबुक चला लो ये 100 दफा, ये खून बागी है ये कब डरा, एक भी जो आंखों से आंसू गिराना। लक्ष्मण, ये हमारी जन्मभूमि है, जाने से पहले आओ इसको प्रणाम करें। धागा वही हो कुमुरम भी मूड़ो, कुमुरम भी मूड़ो, सूरज के शोलों से मिलना है तुझको, मिलना है तुझको। नदिया सा बहता वो दिल का तू लो हो, नदिया सा बहता वो दिल का तू लो हूँ, धरती माँ सुनती वो सरगम है लो हूँ, माथे का है माँ के चंदन ये लो हूँ, दिल के पर्वत ध्वज लहराता ये लो हूँ। कुमुरम भी मूड़ो, कुमुरम भी मूड़ो, माटी में मिलके ही जीना है तुझको, कुमुरम भी मूड़ो। कौशल्या, तुम तो मेरे राम को रोक लो, वो तुम्हारा भी तो बेटा है, वो मेरी बात नहीं मानेगा पर तुम्हारी जरूर बात मान लेगा। सुमित्रा, तुम तो लक्ष्मण को रोक लो, ये छोटे छोटे बालक कैसे इतना कष्ट सहेंगे। राम राम राम। कौशल्या, तुमने राम को भोजन दे दिया? वो बिना भोजन के तो नहीं सोया ना? महाराज, ये आप क्या कह रहे हैं? सुमित्रा, देखो जरा, राम जग रहा है या सो गया? होश में आइए महाराज, ये आप क्या बोल रहे हैं? देखो रानी, राम कैसे ठुमक ठुमक के चल रहा है, उसके पैरों की पायल सुनने में कितनी मधुर लग रही है। देखो कौशल्या, राम अपने आप ही पालने में चला गया, ना समझदार है, इसे पालना झुलाओ कौशल्या। महाराज, ये आप क्या कह रहे हैं? अपने आप को संभालिए महाराज, यहाँ कोई नहीं है, राम वनवास को चले गए हैं, होश में आइए महाराज। क्या राम वनवास को गया है? हे राम, ये क्या हो गया? मेरा राम वन में कैसे रहेगा कौशल्या? राम को रोक लो कौशल्या, रुकिए राम महाराज, को रोक लो। महाराज महाराज, होश में आइए महाराज, अनहोनी को कोई टाल नहीं सकता, धीरज रखिए महाराज। राम राम। केकई, बहन जरा राजे वैद्य को बुला दो, महाराज की दशा ठीक नहीं है। ये सब नौटंकी मैंने पूरी रात देखी है, नाटक करने में इनका कोई मुकाबला नहीं है, इन्हें किसी वैद्य की आवश्यकता नहीं है, थोड़ी देर में अपने आप ही ठीक हो जाएंगे। मैं तो पूरी रात जग के थक चुकी हूँ, मैं तो जा रही हूँ सोने, आप ही देखिए ये नौटंकी। कौशल्या,
राम में तो मेरे प्राण बसे हैं। इस शरीर में यदि आत्मा ही ना रहे तो फिर शरीर जीवित कैसे रहेगा कौशल्या। मेरा राम मेरी आत्मा है। राम चला गया है, अब ये शरीर जीवित नहीं रहेगा। अब कोई औषधि काम नहीं आएगी। राम राम बेटा राम। धीरज रखिए महाराज, धीरज रखिए। सुमित्रा, तुम ही जाकर राज्य वैद्य को बुला लाओ, इनकी हालत ठीक नहीं है। राम जी दीदी, राम अभी लाए। राम राम। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, राम राम कही राम कही, राम गयो सुरधाम। राजा दशरथ की यह लीला समाप्त हो गई और उधर राम, लक्ष्मण, जानकी तीनों जंगल जंगल भटक रहे हैं, कष्ट भोग रहे हैं, किंतु उनके कष्टों का अंत नहीं होता है। एक समय एक दुष्ट राक्षस राम और लक्ष्मण की अनुपस्थिति में सीता का अपहरण करके ले गया। वो कोई साधारण राक्षस नहीं था, उस राक्षस का नाम था उधर सीता जी को रावण ने बंदी बना रखा था, जो केवल प्रभु श्री राम के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तुम क्यों लेती हो राम नाम तुम? राम राम का रटन जो ये तुमने है लगाया, सीता सीता तुमने राम में ऐसा क्या गुण पाया? पहुंचेगा शिखर पे कौन भला, मेरे राम जी जहां जग में सबसे
उत्तम है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, सबसे शक्तिशाली है, फिर भी रखते संयम है, पर उनके संयम की आने को है सीमा। रावण समय है, मांगे क्षमा। राम में शक्ति अगर है, राम में साहस लो, क्यों नहीं आए अभी तक वो तुम्हारी रक्षा हो। जिनका वर्णन करने में भक्ति नहीं हो तुम यहाँ, ये बताओ वो तुम्हारे राम है इस पल कहाँ। राम बस भक्तों नहीं शत्रु की भी चिंतन में है, देख तज के पाप रावण, राम तेरे मन में है, राम तेरे मन में है, राम मेरे मन में है, राम तेरे मन में है, राम मेरे मन में है। राम तो घर घर में है, राम हर आंगन में है, मन से रावण जो निकाले राम उसके मन में है। मन से रावण जो निकाले राम उसके मन में है।
लोग कहते हैं रावण बड़ा विद्वान था। आप कहें तो मैं उससे थोड़ा ज्ञान ले आऊं। नहीं लक्ष्मण, रावण विद्वान नहीं था, अपितु अत्याचारी था। जाने कितने यज्ञों में उसने विघ्न डाला, जाने कितने ब्राह्मणों को मारा और जाने कितनी महिलाओं का अपहरण कर दुराचार किया। ऐसे व्यक्ति से ज्ञान की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उसमें ऐसा कुछ भी विशेष नहीं था जो हमारे गुरु वशिष्ठ जी ने हमें ना सिखाया। किंतु भैया, मैंने तो सुना है कि वो आपके आराध्य भगवान शिव का बड़ा अनन्य भक्त था और उसने अपने शीश काटकर भगवान को चढ़ा दिए थे। लक्ष्मण, भगवान शिव तो हैं ही भोले भंडारी। वो तो मात्र भक्ति देखते हैं। वो ये नहीं देखते कि उनकी भक्ति करने वाला राक्षस है, मनुष्य है या कोई पशु। किंतु हमें तो समझना चाहिए, भगवान शिव जी का भक्त भस्मासुर भी था, तो क्या हमें उसे अपना आराध्य मानना चाहिए? तारकासुर भी शिव जी का भारी भक्त था, तो क्या हमें उसे अपना आदर्श मानना चाहिए? नहीं लक्ष्मण, शिव जी के अनेक सात्विक भक्त भी हुए हैं और होंगे भी, जैसे मार्कंडेय ऋषि। ऐसे लोगों को अपना आदर्श बनाना चाहिए, ना कि रावण जैसे राक्षसों को। अतः मन से यह विचार निकाल दो कि रावण किसी भी प्रकार से श्रेष्ठ था, कुकर्मी किसी भी प्रकार से अनुकरण योग्य नहीं होते लक्ष्मण। पर भैया, रावण तो ब्राह्मण था। मैंने तो यही जाना है कि यदि किसी क्षत्रिय से किसी ब्राह्मण का वध हो जाए तो प्रायश्चित करना चाहिए, अन्यथा जीवन चक्र से मुक्ति नहीं मिलती है। रावण ऋषि विश्वश्रवा का पुत्र था, ऐसा सुना जाता है। लक्ष्मण, रावण ब्राह्मण नहीं अपितु वर्ण संकर था। उसकी माता कैकसी राक्षसी थी, जो राक्षस राज सुमाली से उत्पन्न हुई थी। अतः रावण ब्राह्मण था, यह भ्रम अपनी बुद्धि से निकाल दो। यदि हम मान भी लें कि रावण ब्राह्मण था, तो बताओ रावण में ब्राह्मण होने का कौन सा लक्षण था? क्या वो अध्यापन कराता था, या वो प्रभु की भक्ति के निमित्त शास्त्रों का अध्ययन और अग्निहोत्र करता था? क्या वो सत्कर्मी था या वो सात्विक था? उसमें ऐसा कोई लक्षण नहीं था लक्ष्मण। शास्त्र कहते हैं कि यदि एक ब्राह्मण भी शस्त्र उठाकर युद्ध भूमि में आ जाए और क्षत्रिय योचित व्यवहार करके युद्ध की लालसा करे, तो उसके वध से पाप नहीं होता। तो फिर प्रायश्चित करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता प्रिय लक्ष्मण। आप सही कह रहे हैं भैया, मैं ही मोह और अज्ञान से भ्रमित हो गया था। अब आप ही आदेश करें, क्या करने योग्य है, हमें क्या करना चाहिए? लक्ष्मण, अब हमें अपने स्वर्गवासी पिता के निमित्त श्राद्ध और तर्पण करना चाहिए। जो संतान अपने माता पिता के स्वर्गारोहण के बाद उनका श्राद्ध और तर्पण नहीं करती, वो संतान पितृ ऋण से मुक्त नहीं हो पाती और उनके पूर्वज पितृपक्ष में उनसे नाराज रहते हैं, जिसकी वजह से संतान को विभिन्न कष्ट भोगने पड़ते हैं। अतः तर्पण की व्यवस्था करो। जी भैया। उठो पुत्र, मैं तुम्हारे संकल्प से प्रसन्न हुआ हूँ और यहाँ साक्षात स्वयं आकर ये अन्न ग्रहण करने आया हूँ जो तुमने मेरे ही निमित्त रखाया है। राम, मैं तुम्हारे इस महान कार्य और लंका विजय से बहुत प्रसन्न हूँ। तुमने अपने पुरुषार्थ को सिद्ध किया है। तुमने रघुकुल की लाज रख ली और अनेकों कष्ट आने पर भी कभी भी मेरे वचन को टूटने नहीं दिया। जो पुत्र अपने पिता के द्वारा दिए गए वचनों की रक्षा करता है, वही असल में पितृभक्त कहलाता है। मुझे तुम पर और लक्ष्मण पर गर्व है। भरत अयोध्या में तुम्हारी बाट जोता है। अपना वनवास पूर्ण करके उस भरत और शत्रुघ्न को भी संतुष्ट करो, जो अपने भाई की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जैसी आपकी आज्ञा पिताजी। राम जय राम, श्री 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 राम जय राम,
बच्चों के इस नाटक में शानदार अभिनय करने के लिए एक बार जोरदार तालियां। अब हमें प्रतीक्षा है ये जानने की कि आज के नाटक में सबसे अच्छा अभिनय किसने किया। तो मैं अपनी प्रिंसिपल मैडम से निवेदन करूंगा कि वो स्टेज पर आए और अपने हाथों से सबसे अच्छा अभिनय करने वाले को इनाम दें। रवि, तुम अभी तक गए नहीं? क्या हुआ बेटा, इतना दुखी क्यों हो? सर, मुझे ये इनाम नहीं चाहिए, ये गोल्ड मेडल नहीं चाहिए। इसके बदले आप मुझे कुछ रुपए दे दीजिए। पर बेटा, स्कूल में तो यही गोल्ड मेडल इनाम में दिया जाता है, कैश प्राइज तो स्कूल में नहीं दिया जाता। राजेश जी, कंग्रेचुलेशंस, आज का प्ले बहुत अच्छा हुआ, पर आप अभी तक गए नहीं, क्या हुआ? मैडम, रवि को गोल्ड मेडल नहीं चाहिए, इसे कैश प्राइज चाहिए। क्या बात है रवि बेटा, आपको कैश प्राइज क्यों चाहिए? मैडम, मैंने अपने घर पर अपने भाई बहनों से प्रॉमिस किया था कि इनाम के पैसों से मैं उनके लिए साइकिल और फ्रॉक लाऊंगा, पर अब इस गोल्ड मेडल से मैं अपना प्रॉमिस नहीं पूरा कर पाऊंगा। मुझे ये गोल्ड मेडल नहीं चाहिए, आप इसे वापस ले लीजिए। रवि बेटा, पर ऐसा नहीं होता है। रवि, मैं तुम्हारी एक्टिंग से खुश हूँ, लेकिन ऐसे इनाम का कोई फायदा नहीं जिसे लेकर कलाकार खुश ना हो। कला का कोई मोल नहीं होता, लेकिन कलाकार की आवश्यकताएं अवश्य होती हैं, जो कभी कभी मेडलों से नहीं तोड़ी जा सकती। मैं तुम्हारे मन की बात समझती हूँ। मैं तुम्हें 5000 रुपये का कैश प्राइज देती हूँ और ये गोल्ड मेडल देती हूँ। लेकिन मैडम, इससे तो गलत परंपरा और गलत मैसेज आगे जाएगा। कभी कभी परंपराओं का टूटना भी आवश्यक होता है राजेश। बेटा रवि, ये तुम्हारी कला का सम्मान है, कोई एहसान नहीं है। तुम्हें इसके लिए मेरे पैरों को छूने की आवश्यकता नहीं है, जो कि तुम्हारी कला की गहराई पहले ही मेरे दिल में उतर चुकी है। मेरी पेंसिल मत लिया कर, कितनी बार बोला है। उस पेंसिल पे तेरा नाम लिखा है क्या? मुझे मिली तो मैंने उठा ली। अब की लेकर बताना, फिर बताऊंगा तुझे। मम्मी देखो, छुटकू ने मुझे मारा। अरे मैंने कब मारा? मारा, बहुत जोर से मारा। देखो मेरी उंगलियां भी छप गई है। मम्मी! अरे चुप हो जा लड़की, क्यों पिटवाने के काम कर रही है? क्या है, क्यों लड़ रहे हो? मम्मी, मैंने इसके कमरे से पेंसिल ले ली तो छुटकू ने मुझे मारा। कुछ नहीं मम्मी, मैंने कुछ नहीं कहा। वही रो जा रही है। देखो मम्मी, फिर मार रहा है। अरे मैंने कब मारा झूठी? छुटकू, माँ देखो मुझे क्या मिला माँ। अरे रवि बेटा, बड़ा खुश है, क्या बात है? मुझे नाटक में इनाम मिला माँ, गोल्ड मेडल भी, और प्रिंसिपल मैम ने मेरी एक्टिंग से खुश होकर 5000 रुपये भी दिए। अब मैं मुन्नी की फ्रॉक और छुटकू की साइकिल दोनों ला पाऊंगा। वाह, मजा आ गया। मुझे तो पता था रवि भैया को इनाम जरूर मिलेगा। अरे क्या हुआ, सब लोग नाच रहे हैं, इतनी खुशी किस बात की है भाई? कोई लॉटरी निकलाई है क्या? रवि को अपने स्कूल के नाटक में सबसे अच्छे अभिनय का अवार्ड मिला है, गोल्ड मेडल और 5000 रुपये का कैश प्राइज। अब रवि मुन्नी और छुटकू के लिए साइकिल और फ्रॉक लेकर आएगा, इसलिए सब खुश है। अरे वाह, रवि तो है ही होनहार बेटा, जो करता है अच्छा ही करता है। जरा दिखा तो, कहाँ है तेरा इनाम? आज तो ये 5000 रुपये की वैल्यू मेरी सैलरी के 36,000 रुपये से भी ज़्यादा लग रही है। ये तुम्हारी मेहनत का मैं पहले पैसे जो हैं। रवि बेटा, ये पैसे पहले भगवान के मंदिर में रख के आशीर्वाद ले लें और फिर कहीं संभाल के रख दें। मेरे भगवान तो आप दोनों ही हो, जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया है। देखो तो कैसी बड़ों जैसी बातें करने लग गया मेरा बेटा। जा फिर भी मंदिर में भगवान का आशीर्वाद ले। ओके मम्मी।
मम्मी, मम्मी जल्दी इधर आओ। क्या हुआ बेटा, इतने परेशान क्यों हो? मम्मी, मैंने सारे पैसे और चेक यहाँ रखा था। पापा का सेल्फ का चेक और पैसे दोनों ही यहाँ रखे थे। अभी दोनों गायब हैं। कहाँ चले गए? मिल ही नहीं रहे। घबरा मत बेटा, मिल जाएंगे, यहीं कहीं रखे होंगे। अरे क्या हो गया, कैसे सब परेशान हैं? देखिए ना, रवि कह रहा है कि उसने यहाँ आपका दिया चेक और अपने इनाम के पैसे दोनों रखे थे, पर अभी कुछ भी नहीं है। कितना परेशान हो रहा है। रवि बेटा, घबराओ मत, पैसे मिल जाएंगे। अगर नहीं मिलेंगे तो पुलिस में कंप्लेंट करेंगे। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं देखता हूँ। अरे जीजी, घर में सब ठीक ठाक तो है ना? क्या हो गया रवि बेटा को, रो क्यों रहा है? क्या बात हो गई? सब कुशल मंगल तो है ना? भाई साहब, रवि ने यहाँ 36,000 रुपये का सेल्फ का चेक और अपने इनाम के 5,000 रुपये रखे थे, पर अब नहीं मिल रहे हैं। इसी वजह से सब परेशान हैं। कितनी देर पहले की बात है? करीब आधा घंटा पहले रखे थे। फिर जब दोबारा देखा तो नहीं मिले। क्या इस बीच में घर पे कोई आया था? नहीं, घर पर तो कोई नहीं आया। अगर घर पे कोई नहीं आया तो फिर पैसे कहाँ गए? रवि बेटा, तुमने तो कहा था घर पर कोई नहीं आया, फिर ये सेब कहाँ से आया? पता नहीं मामा जी, मेरे सामने तो कोई नहीं आया। मैं समझ गया कि घर पर कौन आया था। कौन आया था भाई साहब, आपको कैसे पता? घर पर मेरा नालायक बेटा लड्डू आया था, जिसे मैंने सेब का टोकरा लेकर आपके यहाँ भेजा था, पर वो नालायक यहाँ से पैसे चुरा के भाग गया। पापा भैया जल्दी चलो, कुछ लोग लड्डू को चौराहे पे पीट रहे हैं। उनमें आपस में कुछ पैसों के लिए झगड़ा हो रहा है। ये सब क्या हो रहा है लड्डू? ये लड़के तुझे क्यों मार रहे हैं? जुए में 5,000 रुपये हार गया है तो लगा है लड़ने कि पैसे वापस चाहिए। जुए में हारे हुए पैसे वापस नहीं मिलते तो लगा मारपीट करने। नहीं भैया, इन लोगों ने बेईमानी की है। मैं जो भी ताश का पत्ता बोलता, ये दूसरा लड़का दूसरी गड्डी में से इस वाले लड़के को दे देता और ये मुझे बार बार हरा देते थे। आखिरी में मैंने पकड़ लिया और पैसे मांगे तो दे नहीं रहे हैं। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई रे भैया, ये पैसे मैंने आपके घर से ही लिए थे। अबे जुए में तो ऐसा होता रहता है, तुझे नहीं पता तो हम क्या करें? चल अपना रास्ता नाप यहाँ से। देखो बच्चों, तुमने बेईमानी की है तो मैं तुम्हें प्यार से कहता हूँ, पैसे वापस कर दो। कौन से पैसे बे? वो पैसे अब मैं जीत चुका हूँ। तुम बुढ़े अंकल यहाँ से अपना रास्ता नापो। बुढ़ा कैसे बोला बे? बड़ों से बात करने की तमीज नहीं सिखाई है किसी ने? अबे देख क्या रहे हो, मारो साले को। अरे भाई साहब, इन्हें रोकिए, क्या हो रहा है यहाँ पे? अरे आप चिंता मत कीजिए भाई साहब, ये 2 टके के गुंडे हैं। शरीफ आदमी के गुस्से को नहीं जानते। इन गुंडों का गुस्सा दिवाली के पटाखे जैसा होता है, जो जलकर तुरंत खत्म हो जाता है। पर एक शरीफ आदमी का गुस्सा जंगल में आग की तरह होता है। एक बार आया, पूरे जंगल के जंगल जला डालता है। आज शेर को 100 शेर मिला है, आप देखते रहिए। अरे छोड़ दे मेरे बाप, और कितना मारेगा? तो निकाल 5,000 रुपये वापस। ले मेरे बाप, अपने 5,000 रुपये पकड़। लो लड्डू, ये रहे तुम्हारे 5,000 रुपये। मुझे माफ़ कर दो रवि भैया, मुझसे बड़ी भारी गलती हो गई। ये पैसे मैंने ही आपके घर से चुराए थे ताकि मैं इन लड़कों के साथ ताश खेल सकूं। लेकिन मुझे पता चल गया, जुए से कोई भी बड़ा आदमी नहीं बनता।
ये सब बदमाशों के धंधे हैं। ये पैसे आप ही के हैं भैया, आप ही रख लीजिए। लेकिन लड्डू बेटा, तुम्हें जुए की लत कैसे लग गई? तुम तो ये सब नहीं करते थे। अंकल, पहले इन्हीं लड़कों ने मुझे झूठ बोलना सिखाया, फिर चोरी करना और फिर जुआ खेलना सिखा दिया। मैं भी पागलों की तरह एक के बाद एक गलती करता रहा। बेटा, बुरी आदतें ऐसे ही बढ़ती हैं। पहले एक आएगी, फिर दूसरी आएगी, फिर तीसरी आएगी, और फिर इस तरह वो बुरी आदतें हमें किसी न किसी बड़ी परेशानी में डाल ही देती हैं। इसलिए कोई भी अगर कोई बुरी आदत सिखाए तो उससे दूर रहना चाहिए। भगवान ने हमें बुद्धि तो दी है ना, सोचने समझने की ताकत तो दी है ना। अगर हमें पता है कि कोई हमें गलत काम करने की कह रहा है तो चाहे ज़मीन आसमान एक हो जाए, और वो गलत काम नहीं करना चाहिए। भले ही कितने लालच में या डराया धमकाया जाए या कस्में ही क्यों ना दी जाए, और गलत काम नहीं करना चाहिए। जी अंकल, मैं समझ गया। अगर मैं पहले से ही इन गंदी आदतों से दूर रहता तो आज ये नौबत नहीं आती। मुझे माफ़ कर दीजिए अंकल। माफ़ी तो तब मिलेगी जब ये बताओगे कि अगली बार जुआ कब खेलोगे। कभी नहीं खेलूंगा पापा। और अगली बार चोरी कब करोगे? अब कभी चोरी नहीं करूंगा अंकल। अरे तो ये तो बताओ कि अगली बार झूठ कब बोलोगे? भैया, अगली बार चाहे कान पर ही क्यों ना बनाए, चाहे कितना भी बड़ा नुकसान हो रहा हो, बट झूठ नहीं बोलूंगा। अब मैं आपकी तरह पढ़ लिख कर होशियार बनूंगा। इसके बाद से सारी बदमाशी करूँ। और अगर तुम अपनी बात से समझ गए तो फिर से झूठ बोला या चोरी की तो? भैया, मैं वचन देता हूँ, आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा, चाहे प्राण रहे या जाए। अरे वाह, क्या बात है, सुन गया मेरा बेटा। तो नालायक से होशियार हो गया एकदम से। जानते हो इस बात के लिए तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं? क्या पापा? रघुकुल सदा चली आई, प्राण जाए वचन न जाए। पापा, मैंने घर चलाकर देख लिया है और मुझे आटे दाल का भाव समझ में आ गया है। अब आप ही घर चलाइए और मुझे माफ़ कर दीजिए जो भी बदतमीज़ी और गलतियां मैंने की हैं उन सब के लिए। अरे नहीं रवि बेटा, तुमने कोई गलती नहीं की। युवा खून जल्दी गर्म हो जाता है, सोचता कम है, पर फिर भी तुमने पूरी जिम्मेदारी और सूझबूझ से घर चलाया, इसलिए मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। मैं ये चेक तो ले लूँगा, पर बदले में मुझे तुमसे कुछ चाहिए। बताइए ना पापा, आपको क्या चाहिए? अगली बार जब तुम्हारे स्कूल में नाटक हो तो मुझे ज़रूर बुलाना, मुझे वो नाटक देखना है। ज़रूर पापा, कल ही वो नाटक होगा, आप भी ज़रूर चलिएगा।
कौशल चंद जय श्री राम, कौशल चंद जय श्री राम, जय श्री राम, जय 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 श्री राम, जय 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 श्री राम, जय जय श्री राम। शुरुआत में अशोक शर्मा जी से करता हूँ। बच्चों का जो टैलेंट है, बच्चों का छुपा हुआ टैलेंट आज नजर आया है। इनकी मेहनत, अभिनंदन जी की मेहनत, ये मेहनत बताती है कि बच्चे कहाँ तक जाएंगे हमारे। और एक अच्छा शिक्षा प्रत्येक बच्चे ने ऐसी भूमिका निभाई है, ऐसी भूमिका निभाई है जिसके बारे में कुछ भी कहना बहुत ही नामुमकिन है। वर्ड बहुत कम पड़ जाएंगे अभिनंदन जी और बच्चे बहुत। और देखिए सारे बच्चे कितने खुश, सारी की सारी चीजें। और कोई जो बच्चों के बारे में कुछ बताना चाहे? किसी भी समय ऐसा लगा नहीं, हमें लगा कि बहुत ही सुपरहिट मूवी देख रहे हैं हम। इतना बढ़िया आप लोगों ने परफॉर्म किया है। अभिनंदन जी, आपने बहुत अच्छे निर्देशन किया है और बच्चों को जितना बढ़िया आपने ट्रेंड किया है, शायद इतना जल्दी बच्चे नहीं बहुत करते। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। और कोई जो बच्चों के बारे में कुछ बोलना चाहे? मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, लेकिन बस इतना बोलना चाहूँगी कि आज जो ये प्ले देखा, मैंने अपनी लाइफ में पहली बार ऐसा प्ले देखा है और वो बहुत अमेजिंग था। वो ना हमारे लिए एक सीख है, वो एक छोटे से छोटे बच्चे भी है ना, जो सबको एक सीख है कि लाइफ में हमें किस तरह से गलत आदतों से बचना चाहिए। और जो रामायण के बारे में शायद है कि छोटे बच्चों को आजकल पता भी नहीं है, वो इसके थ्रू पता चलेगा, इसके माध्यम से सबको पता चलेगा। इतनी का आवाज बोल है यार। रामायण में कौन कौन से कैरेक्टर्स थे, क्या हुआ है और कैसे राम जी ने सीता जी को बचाया था, वो सब पता चला। प्लस जो गंदी आदतें सिखाई बताई हैं कि हाँ आजकल के बच्चों को हो रही है, वो बिल्कुल सही है। और मैं अभिनंदन भैया का थैंक यू करूँगी कि उन्होंने मेरी बेटी को भी इस पार्ट का रोल किया, मतलब इस रोल में जो इस प्ले में जो पार्ट दिया उन्होंने, उसके लिए थैंक यू सो मच भैया। आगे मैं उम्मीद करती हूँ कि हर साल अब आप हमें लेंगे और अगले साल मैं भी एक्टिंग करूँगी, मैं भी करूँगी, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा सच्ची में। थैंक यू सो मच। सबकी मेहनत बहुत बोला है, बट अगर किसी को नहीं बोला इसका मतलब ये नहीं है कि उनका अच्छा नहीं था, बहुत अच्छा था। लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा कैकेयी, रावण और सीता मेरे को फेवरेट हो गया वो तीनों। और बाकी सबकी भी मेहनत बहुत थी, जो दिखती है एक्चुअली विजिबल है वो मेहनत। और मैं हैट्स ऑफ करूँगी उन बच्चों को जिन्होंने इतना टाइम लगा के अपना टाइम दिया, 4-4 घंटे प्रैक्टिस के लिए दिए। एक्चुअली में 4-4 घंटे बैठ रहे हैं वो बेचारे अपना खाना वाना छोड़ के, सब ये बहुत बड़ी बात है। पेशेंस लेवल, इससे बच्चों ने सीखा भी है और उनका कहते ना एक इम्प्रूवमेंट भी आई है कि हाँ उनको ये समझ आ गया कि धीरे धीरे कैसे लाइफ में पेशेंस लाना है। और भैया तो एज यूजुअल अमेजिंग है ही है, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं तो आगे कहूँगी कि फटाफट आप जल्दी जल्दी करो, साल में 1 नहीं, साल में 2 या 3 करो कम से कम। और सोसाइटी में भी करो भाई हमारी, वहाँ पे हमें ज़्यादा मौका मिलेगा, ज़्यादा टाइम मिलेगा देने का। सोसाइटी के लिए आप लोग बात कीजिए, करेंगे पक्का करेंगे, हम करेंगे, लेकिन नेक्स्ट टाइम भी मिलेगा हमें। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बहुत ही अच्छा प्ले था सारा, फ्रॉम द टॉप टू द एंड बहुत अच्छा था। हम लोग तो यहाँ रहते भी नहीं है ऑनेस्टली, पर लास्ट ईयर हमने देखा था जब वो काली माता वाला, दुर्गा जी वाला पूरा हुआ था। अब हम स्पेशली दिल्ली से छुट्टी लेकर अपने अपने काम से आए हैं जस्ट कि हम इस प्ले को एंजॉय कर सकें। हर एक कैरेक्टर इतना अच्छा, बच्चों में इतना एंथुसियाज्म है, इतना अच्छा सब परफॉर्म करते हैं, लगता ही नहीं है कि छोटे छोटे बच्चे हैं। सब इतने अच्छे से कैरी कर लेते हैं हर चीज़ को गैदर करके, इतना अच्छा प्रेजेंटेशन है सबका। और सर आपका भी बहुत मोटिवेशन है बच्चों के साथ। आई सी मेरी कज़न है, उसने पार्ट प्ले किया था मंथरा का, बहुत अच्छा था फ्रॉम द टॉप टू द एंड। सर की डॉटर है जिसने कैकेयी प्ले किया था, अमेजिंग, इतना अच्छा प्ले था वो, इतना अच्छा रोल किया है उन्होंने। और एक बच्चा है जिसने रवि प्ले किया था, अमेजिंग, बहुत अच्छा था उसका। वो दशरथ भी बनी थी बाद में, बहुत अच्छा किया उसने। वो जो इमोशन था रियली, हमें पहले बोला था जिसने मंत्रा प्ले किया है दिव्यांश ने कि आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे, एंड जेन्युइन आपकी एक्टिंग इतनी
अच्छी थी कि आंखों में आंसू आ गए। बहुत ही अच्छा था एंड आई होप कि हम हर साल आके हम लोग को देख सकें ऐसे प्ले करते हुए। यू आर ऑल्सो वेरी गुड इन दिस, वेरी गुड। एंड टू यू, मंथरा की भी एक्टिंग बहुत अच्छी थी, वेरी नाइस। सारे बच्चों ने बहुत अच्छा, कोई बच्चा नहीं है जो तारीफ करना जो है मेरे बस का नहीं है। इतना बढ़िया प्रोग्राम, मैं इसके लिए अभिनंदन जी को बहुत शुभकामनाएं। और बाकी आज के जितना बच्चों का रोल का था, एक से बढ़कर एक था। सब इस रोल में जो किया वो तो है, उसके अलावा जो अभिनंदन जी ने एक बुराइयों के ऊपर अच्छाई की थी और बुरी आदतों से छुटकारे के लिए हमारे यंग जनरेशन को प्रेरित किया है, उसके लिए मैं उनको बधाई दूंगा। बाकी रोल एक से बढ़कर एक सभी बच्चों का था। और सबसे बढ़िया जो, हालांकि वो नेगेटिव रोल होने के बावजूद, मंथरा और कैकई का नेगेटिव रोल होते हुए उन्होंने जो एक्टिंग करी है बहुत ही बढ़िया की है। और बाकी सब बच्चों का बहुत ही बढ़िया, क्या नाम था उसका, रवि कुमार, उन्होंने बहुत ही एक अच्छा रोल अदा किया है। और मैं इस सारे करने के लिए, हालांकि मेरे को खुद फील हो रहा है कि अभिनंदन जी को सोसाइटी में वो मतलब नहीं सहयोग मिल रहा जो कि मिलना चाहिए। अभिनंदन जी को सोसाइटी में भी करना चाहिए लेकिन सहयोग नहीं मिल रहा, ये मैं कह रहा हूँ। तो मैं अपने यदि 4 साथी हैं सोसाइटी के, तो उनको ये कहूँगा कि ये जो यहाँ हमें इतनी दूर आके देखना पड़ा, ये सोसाइटी में होता तो हमें और ज़्यादा आनंद आता। मैं इन्हीं शब्दों के साथ सभी जितने भी एक्टर और रोल करने वाले थे सबको बहुत बहुत बधाई और अभिनंदन जी का बहुत बहुत धन्यवाद। देखो जी, हम तो कल भी देख गए थे थोड़ा सा, लेकिन मैं सच बताऊं, मैं तो थोड़ा सा एक्ट देखा था कैकई और मंथरा का संवाद, तुरंत मैंने मंथरा से कहा आप सेलेक्ट हो गई हैं मेरे यहाँ की रामायण में। पहली बार है। मैं इम्प्रेस था। मैं मतलब ये प्रैक्टिस में भी इतना गजब का रोल कर रही थी, तो वाकई में मंथरा और कैकई लग ही नहीं रहा था ये लोग एक्टिंग कर रहे हैं, तो लग रहा था लाइव ये एक्ट ही कर रहे हैं। मतलब ओरिजिनलिटी थी, सबसे बढ़िया कहानी में कनेक्ट बहुत अच्छा था। एक जमाई नहीं आ सकती आदमी को, एक उबासी नहीं आई किसी को, ना किसी ने मोबाइल देखा। मैं सच बता रहा हूँ, मैंने मोबाइल नहीं देखा एक बार भी, जबकि मैं दूसरी बार इस प्ले को देख रहा था। स्टोरी में कनेक्ट बहुत अच्छा था, शुरू से लेकर एंड तक बांधने वाली स्टोरी थी। एक इम्प्रूवमेंट मैं बताऊंगा कि अनइन्फॉर्म्ड जो ब्रेक हो रहे थे बीच में कभी कभी, उनको थोड़ा मेंटेन करें, नहीं तो कोई कमी नहीं है। अभी तक तो सब बहुत बढ़िया था। थैंक यू वेरी मच। प्लीज सब बहुत अच्छा था, सब जानते हैं, सारे बच्चों ने बहुत अच्छा किया। रियली भैया की मेहनत बहुत है, भैया इतने बच्चों को हैंडल कर सकते हैं, हम एक बच्चे में रो देते हैं। ये बहुत मेहनत का काम है जो भैया करते बिना किसी अपने इसके लिए भैया को बधाई और नेक्स्ट क्यों? मेरी सोसाइटी के सारे बच्चे मेरे बच्चे हैं। हमारी सोसाइटी का कोई भी बच्चा हो, ये बच्चे खदान में निकले हुए हीरे की तरह होते हैं। हीरा जो होता है, हीरे में चमक नहीं होती। जब वो खदान से निकलता है तो उसमें चमक नहीं होती है। उसको एक जौहरी मिलना बड़ा ज़रूरी है। जब वो जौहरी मिलता है तब वो उसको तराशता है, उस हीरे में चमक पैदा करता है। वो चमक इन बच्चों में अंदर छुपी हुई है, सब बच्चों में छुपी हुई है। लेकिन हो क्या रहा है, वो सोसाइटी के माहौल में टीवी मोबाइल देख देख कर वो चमक धुंधली पड़ती जा रही है। उसमें जो प्रतिभा निकल के आ सकती है, वो प्रतिभा निकल के नहीं आ रही है। ये बच्चे स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा कर सकते हैं, ये बच्चे एक्टिंग में बहुत अच्छा कर सकते हैं, ये बच्चे डांस में, आप देखिए कितना अच्छा डांस किया इन बच्चों ने, ये डांस में बहुत अच्छा कमाल कर सकते हैं। केवल इन बच्चों को गाइडेंस चाहिए, कोई ऐसा आदमी चाहिए जो इनको तराश सके, जो इनको बता सके कि ये काम ऐसे करना है, और ये बच्चे वो काम करके दिखा देंगे। कैकई का रोल, मंथरा का रोल, श्रवण कुमार के पिताजी का रोल जो इस बच्ची ने किया, एक एक आदमी ने आकर के मुझसे कहा कि इसने बहुत अच्छा रोल किया। एक एक आदमी ने मुझसे कहा। ये इन बच्चों की कलाकारी है जो आप सब लोगों ने देखी, और ये सब कलाकारियाँ और अच्छी हो सकती हैं। पेरेंट्स का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है, पेरेंट्स का आगे आना बहुत ज़रूरी है, ऐसी चीज़ों को एनकरेज करना बहुत ज़रूरी है। हमारे समाज में होता क्या है, डिस्करेज करने वाले 10 लोग मिल जाएंगे, एनकरेज करने वाला एक आदमी नहीं मिलने वाला। I am with you. I am also. And सोसाइटी में always I am with you. सोसाइटी में आपको जितने लोग मिलेंगे
आप देखिएगा कैसी कैसी बातें होती हैं। बच्चे में देखता हूँ, जरा जरा से बच्चे हैं और गालियाँ देते हैं, मैं खुद अपनी आंखों से देखता हूँ, कुछ नहीं कर पाता। लेकिन अगर मैं उन बच्चों को इस तरीके के नाटकों में इन्वॉल्व करता हूँ, धीरे धीरे उनके मन में, दिमाग में कहीं ना कहीं बात बैठती है कि हमें गलत नहीं बनना है, हमें गंदा आदमी नहीं बनना है, हमें बुरी आदतें नहीं सीखनी है। ये बात पेरेंट्स से नहीं सीखना चाहते, वो पेरेंट्स की बातें लेक्चर लगती है, पेरेंट्स से नहीं सीखना है। ये बातें उनको इसी तरीके से सिखाई जाती हैं। कड़वी दवाई हमेशा शहद के साथ पिलाई जाती है, राजी राजी नहीं पीता कोई भी, कड़वी दवाई हमेशा शहद के साथ पिलाई जाएगी। तो ये बच्चों का एनकरेजमेंट बहुत ज़रूरी है, आप लोगों का आगे आना बहुत ज़रूरी है और पेरेंट्स का आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। बहुत लोग बुराई करते मिलेंगे, बहुत लोग उल्टी सीधी बातें करते मिलेंगे, उनको आपको रिस्पॉन्ड करना बहुत ज़रूरी है कि ये काम बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे बच्चों के लिए। उनके बच्चे इसमें हैं नहीं है, डजेंट मैटर, वो लोग कुछ भी बोलते हैं, लेकिन हमें अपने बच्चों के लिए आगे करना है। तो आप लोग प्लीज़ कोशिश किया कीजिए कि कहीं भी कोई कल्चरल एक्टिविटी हुआ करे, कहीं भी कोई नया काम हुआ करे। नया क्या सीख रहे हैं बच्चे आपके? ना वो संस्कार सीख रहे हैं, ना वो कोई आर्ट सीख रहे हैं, ना वो कोई स्किल सीख रहे हैं, वो सिर्फ किसी 5 गाने पे 2 मिनट का डांस सीख के आ रहे हैं और आप लोग उसमें ऐसे खुश हो जाते हैं जैसे पता नहीं कितना बड़ा अचीवमेंट कर लिया उस बच्चे ने। ऐसा नहीं है, इसके आगे दुनिया बहुत बड़ी है, बच्चों को वो दुनिया दिखाइए। ये हमारे बच्चे हैं, जितना बड़ा आप दिखा देंगे ये उतना बड़ा अचीव करके दिखा देंगे आपको। इनके सामने बस एक रोल मॉडल होना चाहिए कि हाँ मुझे ये करना है, ये अचीव करना है। इन्हीं में से कल को कोई शाहरुख खान निकलेगा, इन्हीं में से कोई दीपिका पादुकोण निकलेगी, लेकिन वो कराना पड़ेगा आपको आगे आना पड़ेगा। बच्चे को कुछ नहीं पता होता कि उसकी स्किल कहाँ है, उसका चमक कहाँ है, उसे कुछ नहीं पता होता। पेरेंट्स को कुछ आदमी को ढूंढना पड़ेगा कि कौन आदमी इनको सही रास्ता दिखा सकता है। तो आप लोग प्लीज़ इसको एनकरेज किया कीजिए। और सब बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। जो बच्चे मुझसे पूछने आए कैसा किया, सब ने बहुत अच्छा किया। माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस था सबका, बहुत बढ़िया। थैंक यू।